मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। सदर थाना अंतर्गत रामसला गांव में दारू भट्टी देसी शराब बनाने वाले फैक्ट्री जो मल्लू पासवान के पुत्र राजन पासवान एवं मदन यादव तथा अन्य ग्रामीणों के बनाने वाले शराब का विनाश चित्रण करते हुए छापेमारी की जा रही है तथा सामान भी बरामद किया जा रहा है। वहीं गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी किया जा रहा है। साथ में हंटर खोजी कुत्ता CIAT एवं दंगा दल थानाध्यक्ष सदर MPOP 7 में मौजूद हैं। रुकिए हम करी वीडियो। टंकी लेने चली आएगा। चुप टंकिया को बोल के ले बेटा, एक टंकी बोल के सर से ले बेटा, बोल के सर के ले बेटा। हट हाँ वीडियो कर, वो पहले वीडियो कर लेना। बहुत बड़ा फैक्ट्री है, आइए ना। अरे रे शंभुला उठा देख लो यहाँ तक है, देख लो। मत पे उधरना मत, उधर मत कोई। अरे बहुत सारा बुधवार को शहर के पवित्र रमजान माह पूरे सवाब पर दिखा। इस माह की खास नमाज तरावीह के लिए शहर के विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोग जुटे रहे। ईद को लेकर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग व नौजवानों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और बहुत आसान तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, जिसे हमारा आप इसे हर शख्स आसानी कर सकता है। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स के लिए तोहफा होगा कि हमने जब भी वक्त मिले 300 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़कर अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए जो हमसे रुखसत हो चुके हैं उनके नाम मिसाले सवाब करते हैं। आप लोग खड़े होकर सब बंदी कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। पीछे वाले आजाद आगे आने की कोशिश करें, आगे सब बंदी कर ले, आगे जो खाली जगह उसे पुल कर ले। सब बंदी हो गई हो तो बैठ जाए। पहले नमाज अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस पर जो है सो रमज़ान एक महीना का रोज़ा रखा जाता है और 29 का चांद हुआ है, इसमें ईद मनाया जाता है। कहाँ पर ईद नमाज अदा कर रहे हैं आप लोग? जी, नमाज अदा के 29 के चांद को ईदगाह में, दूनाका के पास। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शौकत। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ईद हर्षोल्लास के माहौल में संपन्न हुई। वहीं अहले सुबह से ही ईदगाह व मस्जिदों में रोजेदार ईद की नमाज पढ़ने को जुटने लगे। घरों में तरह तरह के पकवान बने। लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं विभिन्न प्रखंडों में भी सामाजिक सौहार्द के बीच यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद पर्व के अवसर पर मैं तमाम मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि पूर्व के भांति शांतिपूर्वक माहौल में यह पर्व संपन्न होता आ रहा है। इस बार भी आपसी मेल जोल सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस वर्ष का ईद का पर्व संपन्न होगा। पुनः मैं सभी मुसलमान भाइयों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहाँ पर हो रही है ईद की नमाज? नाका नंबर 2 ईदगाह में। यहाँ यह स्थान तय है, यहीं हमेशा इस इलाके के इर्द गिर्द मुस्लिम भाइयों का नमाज अदा इसी ईदगाह में होता है। अपना शुभ नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न प्रसाद यादव, पूर्व नारायण सिंह। ईद को लेकर के व्यापक सुरक्षा का इंतज़ाम और सभी प्रकार के इंतज़ाम किए गए हैं। व्यापक पैमाने पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी का और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं, पेयजल जैसे मूलभूत सुविधाएं का साफ़ सफाई का विशेष नज़र रखी गई है और नगर निगम के द्वारा पीएचडी के द्वारा जगह जगह पर टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, विशेषकर उन मोहल्ला जहाँ पर ईद ज़्यादा मनाया जाता है उन मोहल्ला पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जब तक नमाज समाप्त हो सभी लोग लगातार रोड पर रहेंगे और मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे पहले सभी जिला वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी जगह पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद है। गश्ती टीमें सब जगह लगी हुई हैं और सभी जिला में सभी जगह पर ईद की नमाज अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही भाईचारे के माहौल में संपन्न की जा रही है और कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो पदाधिकारी दंडाधिकारी हर दिन भर रहेंगे? बिल्कुल, जब तक ईद की नमाज के बाद लोग अपने घरों को नहीं लौट जाते हैं तब तक रहेंगे और उसके बाद हमारी गश्ती गाड़ियाँ रहेंगी। बधाई आप तमाम ये दरभंगा वासियों को और हमारे हुसैन राजद प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। इस ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मैं दरभंगा के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं निबंधन पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण सबों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इस शुभ अवसर पर हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चलता रहे। परंपरा के अनुसार ईद के मौके पर लोगों ने 2 रिकअत में नमाज अदा की। इसके बाद इमाम ने खुतबा पढ़ा जिसे नमाजियों ने पूरी श्रद्धा के साथ सुना।
इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाए और ईद की मुबारकबाद दी। अधिकांश नवाजी वहां से अपने पूर्वजों की कब्र पर गए और वहां फातिहा पढ़कर उनका शुक्रिया अदा किया। वहां से लोग अपने घर पहुंचे और फिर शुरू हो गया ईद का जश्न। ईद की नमाज अदा की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये हर साल की तरह ये पूरे महीने का जो रमज़ान है वो कल हुआ, कल चांद हो गया और आज ईद की नमाज अदा करके आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व सब सद्भावना और प्रेम भाव का पर्व है। सही ये एक महीना जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो दिन भर रोज़ा रख करके आज ईद मनाते हैं। सब ये भाईचारे का पर्व है, मिलजुल का पर्व है। सभी लोगों को मिलजुल करके इसको मनाना चाहिए। हम सभी मुस्लिम भाइयों को आपके माध्यम से बहुत ईद मुबारक देते हैं। कहाँ पर हो रही है ईद की नमाज? ये नाका नंबर 2 वार्ड नंबर 7। इस पर जो है सो रमज़ान एक महीना का रोज़ा रखा जाता है और 29 का चांद हुआ है, इसमें ईद मनाया जाता है। कहाँ पर ईद नमाज अदा कर रहे हैं आप लोग? जी नमाज अदा के 29 के चांद को ईदगाह में, दो नाका के पास। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शौकत। हाँ, ईद की नमाज अदा की गई है, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। सभी भाईचारे का मतलब जो है सो एहसास हो रहा है और जो पुलिस प्रशासन है इन लोगों ने भी जो है शांतिपूर्वक ढंग से इसको अंजाम दिया है। आप लोगों का सबका सहयोग, हम लोग बहुत खुश हैं, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? इफ्तिखार आलम बेग। की गई आज लास्ट, आप लोग का क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो जिला वासियों की ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपसी भाईचारे के लिए हम लोगों ने जो दुआएं की हैं अल्लाह उसको कबूल करे और ईद वाकई में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है पूरे दरभंगा जिला में। इसके लिए जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई है? कैदराबाद ईदगाह में, दो नाका के पास। क्या नाम हुआ? शकील अहमद उर्फ हीरा। सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को पूरे शहरों में भेजते हैं और वो शहर में आकर के जहाँ भी या आपको अगल बगल रोड के साइड में जाके फरिश्ते खड़े होते हैं और वो ऐसी आवाज़ से जोरदार आवाज़ में बोलते हैं जिसकी आवाज़ को जिन्नात और इंसान के सिवा सारी मखलूक़ात सुनती है। वो कहते हैं ए उम्मत मोहम्मदिया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम चलो रब करीम के दरगाह की तरफ, यानी के ईदगाह की तरफ चलो, जो तुम्हें बहुत ही बख्शने वाले हैं, वो बहुत ताकत वाले हैं, वो बहुत कुछ अता करने वाले हैं। फिर वहाँ से वो लोग ईदगाह की तरफ आते हैं। ईदगाह में आकर के वो ईद की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या बोलो फरिश्ते, इन लोगों की जिन लोगों ने आज आए हैं इनकी क्या है, क्या 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 मजदूरी है? तो वो कहते हैं कि हाँ, इनकी मजदूरी इनको दे दी जाए, क्योंकि एक महीना इन्होंने रोजा रखा है, एक महीना नमाज पढ़ा है, एक महीना ज़कात दिया है और सदका दिया है, तरावी पढ़ा है, बहुत ही एहतियात से रहे हैं, तकवा से रहे हैं, इसलिए इनकी
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم और तपिश, काफ़ी गर्मी, प्यास और भूख पे तो मरना ही है। फिर रोज़ा की अपनी फजीलत है, तरावी, फितरा, ज़कात सब की अदायगी के बाद की जाती है। सचमुच पूछे तो कठिनाई के बाद जो चीज़ नसीब होती है उसमें बड़ी खुशी होती है, और इसीलिए ईद की खुशियाँ अपार है। देशवासियों से हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे इस मौके पर, ईद अमन चैन का पर्व है। देशवासी लोग अमन चैन में विश्वास करें, और जो कोई लोग अनर्गल बात बोलते हैं, देश की शांति को शांति बदलना चाहते हैं, उनकी ज़ुबान पर ताला लगना चाहिए। उनसे पहले तो निवेदन किया जाए कि आप गलती बात ना बोलें, फिर उनसे सख्ती से निपटा जाए। हमें आशा है आगे देश के लोग मिलजुल के काम करेंगे, देश तरक्की करेगा, भाईचारगी बढ़ेगी, और हर मजहब में है पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। पड़ोसी से लड़ें ये कैसी बात है। हम फिर सब लोग मुबारकबाद देते हैं ईद की खुशियाँ का। आपको भी मुबारकबाद हो, हम सबको भी मुबारकबाद। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा पैगाम देता है, और एक महीने के रोज़ा रमज़ान के ख़त्म होने के बाद आज ये ईद की खुशी का दिन है। सब लोग शांति से, सद्भाव से, प्रेम से यहाँ रहें, अमन चैन कायम रहे, सब एक दूसरे मोहब्बत के साथ देश तरक्की करे, उन्नति करे। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है, और आज का दिन उसी के लिए ईद के रूप में मनाया जाता है। मैं ईद के मुस्लिम आवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह इस त्यौहार से आम आवाम में खैर सजाली का माहौल बनता है, और देश में अमन शांति का पैगाम का संदेश जाता है। ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे देश के सभी मुसलमान भाइयों एवं बहनों को। गौरतलब कि दरभंगा टावर मस्जिद के इमाम मौलाना काजी मोहम्मद मुहसिन ने बताया कि रमजान को इस्लाम में उपवास या रोजा का पवित्र महीना माना गया है। इसी महीने में कुरान को लोगों के मार्गदर्शन के लिए धरती पर भेजा गया था। रमजान को प्रायश्चित कम और अल्लाह के आदेश का पालन अधिक माना जाता है। यूँ कहे कि रमजान को अल्लाह का माह कहा जाता है। ईद के चांद के साथ ही रमजान के पाक माह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को ईद का दिन अता फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फضل से है। ये एक महीने रोज़े रखने के बाद जो है अल्लाह ये दिन अता फरमाता है। आज के दिन ये पैगाम देता है मोहब्बत का, अख़ुवत का, भाईचारगी का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, हर एक गिले शिकवे दूर कर देने का आज के दिन पैगाम देता है, और सारे शिकवे भुला करके गले से लगा लेने का आज का दिन पैगाम देता है। आज के दिन मोहब्बत का पैगाम देता है, अख़ुवत का पैगाम देता है। आज के दिन खुशी मसरत का है। हर आदमी एक दूसरे से गले मिलता है और अपनी खुशी में दूसरे को शरीक करता है। आज का दिन ये खुशी मसरत का, अमन शांति का दिन है, और यही पैगाम देता है। पारस हॉस्पिटल दरभंगा के डायलिसिस यूनिट द्वारा इलाजरत मरीजों को हेपेटाइटिस सी से संक्रमित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है, और इसके विरुद्ध सिविल सर्जन के पास एक लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है। पारस हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का यह आरोप लगा है कि मेडिकल
नियमों को ताक पर रखकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीज और भी खतरनाक संक्रमित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पारस हॉस्पिटल दरभंगा द्वारा अक्टूबर 2018 में पुराने नेफ्रोलॉजिस्ट के जाने के बाद पारस में ही कार्यरत डॉक्टर अब्दुल वहाब, जो कि RMO थे, उनको प्रमोट कर नेफ्रोलॉजिस्ट बनाकर किडनी के मरीजों का इलाज किया गया। ये सारा खेल पारस यूनिट हेड संदीप घोष, डॉक्टर अब्दुल वहाब और टेक्नीशियन राहुल मौर्य के मिलीभगत से खेला गया। में 2.5 साल से चल रहा है। इधर डॉक्टर प्रशांत कुमार जो पुराने नेफ्रोलॉजिस्ट थे, अक्टूबर में छोड़ के चले गए। तब वहाँ एक RMO थे डॉक्टर अब्दुल वहाब, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट नियुक्त करके किडनी के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 15 फरवरी के बाद एक हेपेटाइटिस C से वायरल पेशेंट वहाँ आया, जिसका डायलिसिस नॉर्मल पेशेंट के साथ करने लगा गया। हमने इस चीज़ का कंप्लेन किया भी पारस प्रशासन के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और वो करते गए, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि मेरी पेशेंट को भी हेपेटाइटिस C हो गया। उनका मेरे पास डोनर होते हुए भी, बिहार सरकार के द्वारा NOC होते हुए भी, लेकिन हम आज ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। और स्थिति अब ये है कि अभी तक इस बीमारी से लगभग 5 पेशेंट पीड़ित हो चुके हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर अभी सही से जांच की जाए तो और भी पेशेंट्स वहाँ निकलेंगे जो कि हेपेटाइटिस C से वहाँ संक्रमित हुए हैं। और अभी भी वहाँ के प्रशासन आपने क्या किया, कहाँ कंप्लेन किया? हमने सिविल सर्जन के पास कंप्लेन किया था, लिखित, पहले मौखिक किया, फिर लिखित कंप्लेन किया। उसके पिछले कई दिनों से 20-25 दिनों से टेलीफोनिक कांटेक्ट भी हो रहा था, मिलने भी आते थे, व्हाट्सएप पे भी चैट हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया, जहां हमें बुला के एक क्वेश्चनायर दे दिया गया जिसमें 10 प्रश्न लिखे हुए थे, क्या इसका आंसर भर दीजिए और आप बगल के रूम में बैठ जाइए। और वहीं पारस वालों के साथ घंटों वहाँ बैठ के बातचीत की गई। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए अब जब तक DM इसमें नहीं आके उच्च स्तर। सूत्रों के अनुसार अभी तक 5 से 6 मरीज इस खतरनाक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और नियमित डायलिसिस करवा रहे पेशेंट कभी भी इस संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन इसके प्रति कोई ठोस कार्रवाई करते नहीं दिख रहे हैं। वहीं मरीज के परिजन का कहना है कि उन्होंने सर्वप्रथम इसके खिलाफ अस्पताल में ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी और कहा था कि ऐसे में हमारे मरीज को संक्रमण होने की संभावना है, परंतु उन्होंने ये आश्वस्त किया कि अस्पताल किसी भी मरीज की जिंदगी से नहीं खेल सकता है, जो कि बाद में उनकी सारी बातें खोखली निकली। और MS हैं, इन सब के साथ हम लोग का कई राउंड मीटिंग हुआ, सारा चीज़ उन लोगों ने लिखित मांगा, लिखित में हम लोग दिए, लिखित में सारा चीज़ उन्होंने रिसीव किया और आश्वासन दिए कि सारा चीज़ हम व्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन उसमें एक कदम भी उन्होंने उठाया नहीं। न पेशेंट के साथ, न वहाँ जितने अटेंडेंट जाते थे सबके साथ अभद्र व्यवहार करते थे, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता था। पैसा फिर क्या उन्होंने पैसा लिया कंप्लेन करने के बाद या नहीं लिया? आज तक 1 रुपया नहीं छोड़ा गया। पैसा तो नहीं छोड़ने के 2 रुपया का डिस्काउंट भी वहाँ से नहीं हम लोग को मिला है और न कोई आश्वासन मिला है कि आपको हम पैसा देंगे, ये करेंगे। ऊपर से इस बीमारी के नाम पर 50 हज़ार रुपया का ये जांच करवाइए, ये जांच करवाइए कि कन्फर्म होने के लिए कि इनको बीमारी है कि नहीं है। उसके लिए 50 हज़ार का जांच किया गया और 20,000-25 हज़ार रुपया जो इस बीमारी के लिए काफ़ी कॉस्टली दवा आती है, 20,000-25 हज़ार रुपया का मंथली एक्स्ट्रा दवा इनको खिलाना पड़ रहा है, जो इनको सूट भी नहीं कर रहा है और दिनों दिन इनका शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ा जा रहा है। छोटा 2 बच्चा है, ये खुद जॉब में थी, तो इसी कारण इनका आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी दिन से यही चाह रहे हैं कि एक बीमारी के इलाज के लिए आदमी पारस जाता है इतने बड़े हॉस्पिटल में और उसको एडिशनल दूसरी बीमारी से ग्रसित कर दिया जाता है। तो इस तरह में स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग जो चुप्पी साधी हुई है, इस तरह के हॉस्पिटल को बंद किया जाए और जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं जो इसमें संलिप्त हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए और हम लोग को इंसाफ। और भी पेशेंट का डायलिसिस। अच्छा, आपने क्या अंतर आया उसके बाद से, जो बीमारी हेपेटाइटिस C का इफेक्ट हुआ तो उसके बाद क्या क्या आप में अंतर आया? अभी एडमिट हुए थे फिलहाल 4-5 दिन पहले, मरते बचे हैं। और वहाँ पारस में आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? पारस में व्यवहार तो यही हुआ जो आज उस पारस में मालूम था जो हमारी ट्रांसप्लांट होने वाली है और हेपेटाइटिस डायलिसिस का टाइम दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है।
मतलब कभी देखे बुला लिया जाता है, लापरवाही करते हैं। घंटों घंटों बैठाया जाता है और फिर मेरे परिजन को वहाँ मिलने नहीं देते हैं। डायलिसिस रूम में किसी को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ तो लूट काटा बनाया हुआ है। तो परिजन जाएंगे तो सच्चाई पकड़ी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पारस के मैनेजमेंट ने कहा कि सारी बातें जांच कमेटी के पास है और वह हर पहलू पर जांच रही है। पारस के जीएम संदीप घोष ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि इस तरह मशीन से हेपेटाइटिस सी किसी को होने की कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी मरीज की बात हुई है वह पारस में ही इलाज उनका चल रहा है और हम भी इस मामले पर काफी गंभीर हैं। बहादुरपुर प्रखंड के कुशोथर पंचायत के योगियारा गांव में पशुपालन विभाग के द्वारा पशु चिकित्सा केंद्र संचालित है, जिसमें प्रखंड के 23 पंचायत के लोग यहां पशु के लिए इलाज हेतु आते हैं, लेकिन यहां विभाग के द्वारा कोई भी सुविधा सही समय पर नहीं दिया जाता। यहां तक कि पानी की इस समस्या को देखते हुए चिकित्सकों को भी पानी के लिए दूसरे के घर जाकर मदद लेनी पड़ती है। इस समस्याओं को लेकर डॉक्टर सुजीत ने बताया कि जिला पशुपालन विभाग में सभी बैठक में इस सभी मुद्दों को लिखित रूप से दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 सीट भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का रिक्त पड़ा हुआ है, जिसमें कोई काम करने वाला नहीं है। सुजीत सिन्हा ऑफिस को पता है और रिपोर्ट भी जाती है, लेकिन ये सब काम करने का तो निर्णय है निदेशालय, पशुपालन निदेशालय सरकार का काम है। यहाँ पे कितने सीट वैकेंट है अभी? यहाँ पे 2 वैकेंट है चतुर्वर्गीय कर्मचारी का। और जो एक है वो आते हैं? हाँ आते हैं, हाँ आते हैं, रेगुलर है। और दवा का क्या पोजीशन रहता है? दवा का पोजीशन अभी सही है। अभी सही है? हाँ अभी सही है। कुछ दिन पहले? कुछ दिन पहले ख़त्म था दवा, 2 महीना पहले। तो क्या यहाँ पे जो है सो मवेशियों के लिए सही सुख सुविधा है, मतलब सुविधा से बना हुआ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल का सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री होना चाहिए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ेगा, लोग आकर्षित होंगे, तो ये सब की कमी है थोड़ा। तो अभी कैसे करते हैं फिर उसको तो अब तो घर पे जाके इलाज भी करते हैं, कोई किसी पशुपालकों के कहने पर कि चलिए घर पे, तो घर पर। अभी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है? हाँ पानी की समस्या है। तो यहाँ पे क्या इसका पानी का है? हम तो दूसरे चापाकल से पीते हैं, ग्रामीण के दूसरे चापाकल से। तो क्या विभाग में कभी इस चीज़ के लिए चर्चा किए थे? चर्चा नहीं, रिपोर्ट जाता है, आते हैं डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेके जाते हैं, लेकिन रिपोर्टे में रह जाता है, आगे निदेशालय से कोई एक्शन नहीं। ये तो अभी ज़्यादा है पानी की समस्या सभी जगहों पे, लेकिन ये तो लंबे टाइम से है। नहीं पहले सही था, लेकिन ये जो पानी जो नीचे चला गया है भूमिगत जल, जिसके कारण समस्या भी आ गई है। तो इसके लिए फिर पशु को भी ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम होती होगी? हाँ कुछ तो होता ही है। क्या नाम बताया अपना? डॉक्टर कुमार सुजीत सिन्हा। जिला पशुपालन कार्यालय में पड़ा हुआ था, इसको अपने खुद भाड़ा लगा के 1300 रुपया लेके मैं मंगवाया हूँ इसको। तो क्या विभाग के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया? भाड़े का या फ्रिज का? ये है विभाग का है, लेकिन भाड़ा लगा के खुद मंगवाया हूँ। उससे पहले आपसे पहले नहीं था? नहीं था। आपका ज्वाइनिंग कब हुआ? 2013 में हुआ था, फरवरी। के आगे थूक दिया है, इसको हम खुद साफ किए थे एसिड से। अब क्या आगे आप पशुपालन को कर दे। बहादुरपुर प्रखंड के ब्योनी अंदामा पंचायत में पानी को लेकर लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि इस पंचायत में जनप्रतिनिधि के तौर पर मुखिया पंचायत समिति आचार संहिता का हवाला देकर अपने हाथ पीछे कर ले रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को द्वारा देखा गया कि गाय को पानी पिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा गया, क्योंकि सभी तालाब सूख चुके हैं। लेकिन इस सभी बातों से किसी भी प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं, वो तो बस बहाना बनाकर पीछे हटे हुए हैं। सॉरी, रंजीत सिंह, पंचायत ब्योनी अंदामा। जैसा कि देख रहे हैं पीछे जो आपका पोखरी है सूखा हुआ और पानी की समस्या है, पशु को बड़ी परेशानी हो रहा होगा, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? लोग को परेशानी है तो पशु वाला बात छोड़िए,
और ये पोखरी की सुविधा हुआ है, पानी पीने का बहुत दिक्कत है। यहाँ तो पहले है आदमी को दिक्कत है, उसके बाद न पशु। तो क्या यहाँ के नेताजी से, मुखिया जी या समिति या वार्ड मेंबर कुछ कहाँ कुछ कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सब अपना अपना घर में सोया हुआ है। क्या कहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि पानी का उपलब्ध। तो वो लोग क्या कहते हैं, जो मुखिया या समिति या सदस्य जो भी हैं? कहाँ हो जाएगा कहाँ। बस यही कहते हैं, कहते ही हैं। तो फिर आप लोग के पानी का कैसे स्रोत है अभी? पानी जैसे थोड़ा थोड़ा कल से निकलता है, उसी सब से अपना, अब जैसे महादेव मठ है दूसरे ठमना जाकर नहा सुना कर स्नान। और जो टैंकर आता है, टैंकर उनका रहता है पानी का? ना, टैंकर कहाँ आता है? टैंकर कुछ नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सर्जना निखार शिविर का बुधवार को एमआरएम कॉलेज में उद्घाटन किया गया। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, कुला अनुशासक प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद झा, गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत की छात्रा प्रमुख लक्ष्मी रानी, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर निशा सन सिन्हा ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर 1 माह तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन किया। मालिके नमानायाति गच्छाना शासतस्वाकाः श्रुवत्रिकां कां पीलवा शरीम श्रीश्चदेवी लक्ष्मी समज्ञा भवोरात्रे पार्श्वेन चत्वारि रूपमश्विनौ व्यातं स्नाने घाना खाना सत्पलोकान् स्नाना हरिः ओम्। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सी की सीईओ अपॉइंट हुई हैं, नियुक्त हुई हैं, और वो पेप्सी की पहली महिला सीईओ थी। उससे पहले पेप्सी में केवल पुरुषों ने ये कमान संभाली थी। उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि ये जानकारी मैं अपने परिवार में फोन से नहीं दूंगी, ये जानकारी मैं अपने परिवार में जाकर उनके सामने रूबरू होकर उनको ये बात बताऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपने घर गई। अमेरिका में किसी बड़ी सिटी में रहा करती थी उस टाइम वो, और उन्होंने कहा कि जब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी अपने घर का, तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है बहुत गुस्से में अपने फ्लैट के दरवाजे पे खड़े होकर मुझे घूर रही थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं तेज कदमों के साथ चढ़ के उनसे गले मिल जाऊं और उन्हें कहूं कि माँ, मैं आज पेप्सी की सीईओ बन गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उनकी माँ ने वहां से चिल्लाना शुरू किया, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? तुम्हें पता है घर में दूध नहीं है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता है मेरे घर में अभी दूध नहीं है, बच्चे का ये सामान नहीं है, 2 दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उस सीढ़ियों को चढ़ते हुए मुझे फर्क नजर आ गया कि अभी भी दुनिया में कितना फर्क है एक पुरुष में और एक नारी में। और वो कहा कि मुझे उन्होंने सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया लास्ट तक। उन्होंने कहा जाओ पहले दूध लेकर आओ। और इंदिरा नूई बिना ये खबर अपनी माँ को बताए हुए वापस जाती हैं और मार्केट से दूध, सब्जी, दवा, जो भी जरूरत थी घर में, वो वापस लेकर आती हैं। तो क्या इस घटना के बाद इंदिरा नूई डिमोटिवेट हो गई? तो क्या इस घटना के बाद इंदिरा नूई ने मान लिया कि दीवार इतनी बड़ी है कि इसको लांघा या तोड़ा न जा सके? नहीं। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें क्या? मुझे मालूम है ये दीवार है, ये ग्लास सीलिंग है, कि ये डिमार्केशन है, ये डिवाइड है, हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें क्या? जलजलों के खौफ से हम घर बनाना छोड़ दें क्या? इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति होती है। शिविर के माध्यम से छात्राओं को अपना कौशल विकास का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से वह समाज को सिखाने और निखारने का भी कार्य करेगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। कितना मुश्किल होता है और 30 दिवसीय कार्यक्रम कराना तो अपने आप में एक बड़ा कठिन कार्य होता है।
ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कर्मठता ही है कि विगत 13 सालों से लगातार इस एक दिवसीय एक माह के शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये उनकी कर्मठता का, उनकी शीलता का और उनकी एकता का द्योतक है। सर्जना निखार शिविर में बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर इस शिविर का उद्देश्य जानना हो तो पहले हमें सर्जना का अर्थ जानना होगा कि किस चीज को निखार करने के लिए हम शिविर का आयोजन करते हैं। तो सर्जना क्या सृजनात्मकता है, एक व्यक्ति के अंदर छुपी हुई रचनात्मकता है। उस सृजन क्षमता और रचनात्मक क्षमता को विकसित करना, उसमें निखार लेना इस शिविर का उद्देश्य। या सर्जना का अर्थ है The knowledge and ability of an individual, किसी व्यक्ति विशेष के ज्ञान और उसकी क्षमता में निखार ले आना। हमें लगता है कि ये दोनों का सम्मिश्रण है, क्योंकि जब हम उसके ज्ञान और क्षमता में विकास करना है तो कहीं न कहीं उसकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता को भी विकसित करना होगा। क्योंकि रचनात्मकता और सृजनात्मकता के द्वारा ही हम किसी को अभिप्रेरित कर सकते हैं कुछ नया सोचने के लिए और कुछ नया करने के लिए। और जब तक आप कुछ नया सोचेंगे नहीं, कुछ नया नहीं करेंगे, सफलता या आपका कोई व्यक्तित्व अपना उभर करके सामने नहीं आएगा। तो छात्राएं हैं, दूसरी चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या इस निखार शिविर का उद्देश्य मात्र छात्राओं को एक विधा में प्रशिक्षित करना है या इस निखार शिविर के माध्यम से हम छात्रों को भी प्रशिक्षित करते हैं। इसके बारे में कोई चीज बताई नहीं गई। मुझे लगता है जितनी ज्ञान और क्षमता छात्रों में विकसित करने की जरूरत है, उतनी ही ज्ञान और क्षमता छात्रों में विकसित करने की जरूरत है। इस मौके पर प्रधानाचार्य, कुलानुशासक एवं छात्रा प्रमुख लक्ष्मी डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने भी अपना विचार व्यक्त किया। बता दें कि दरभंगा में सर्जना निखार शिविर का आयोजन 2006 से लगातार हो रहा है। छात्राओं के लिए 15 विषयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, मिथिला पेंटिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन, संगीत, नृत्य, प्राथमिक उपचार, योग, खेलकूद, मशरूम आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज भी लोग पानी के बूंद के लिए तरसते रहते हैं। नगर निगम के द्वारा समरसेबल, चापाकल दिया हो या फिर पीएचडी की योजना के बाद भी लोग स्वच्छ पानी के लिए तरसते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि साफ पानी उसे पीने को कब मिले। ऐसा ही नज़ारा कुछ देखा गया कैदराबाद स्थित सब्जी मंडी में। गुरुवार की सुबह जब नगर निगम की टैंकर बाजार में आई और लोग साफ पानी पीने के लिए बर्तन लेकर कतार में लग गए। लोगों का कहना था कि उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा, इससे वह खाना बनाते वहीं कई बुजुर्गों का भी कहना था कि उनके जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ है कि तालाबों का शहर होने के बावजूद भी यहाँ पानी चापाकल में नहीं आ रहा है और सूख चुका है। क्या दिक्कत हो रहा है? पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत है। नल में पानी नहीं आता, कल में पानी नहीं आ रही है, मोटर उटर में कुछ में नहीं पानी आता। तब क्या कैसे अपना पानी पी रही हैं? अभी नगर निगम से पानी आते हैं तो उसी पीते हैं। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? सब चीज़ का दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत है। आप ये बताइए, खाना पीना में दिक्कत होता है, पानी पीने में सब चीज़ में दिक्कत है। बच्चा से ज़्यादा है स्कूल में। क्या चाहती क्या है? अच्छा चाहेंगे, जैसे घरे घरे नल में होगा तो अच्छा रहेंगे। अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है? सरस्वती देवी। पानी क्या दिक्कत हो रही है अभी? हम लोग को पानी के लिए दिक्कत हो रहा है, खाना लेट से बनता है, स्कूलों के लिए लेट होता है पानी के लिए। और हम लोग को पानी के लिए कपड़ा भी नहीं खरीदता है।
सुबह से क्या करती हो? सुबह से हम लोग पानी लाते हैं सर, हम लोग को कल है ना सरकारी नल, वहाँ से लाके हम लोग को पानी के लिए हम लोग सुबह उठते तो हम लोग को पानी के लिए टैंकर की हम लोग 4 बाल्टी को हम लोग पानी क्या क्या दिक्कत होती है तुमको? हम लोग को पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। अभी देख रहे थे तुम पानी उठा कर ले जा रही थी, तो क्या करोगे? पानी को हम लोग कपड़ा खींचेंगे, बर्तन धोएंगे और खाना पीने के लिए हम लोग को पानी नहीं मिलता है। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमार। लक्ष्मी जी, बताओ कि तुम पढ़ती हो तो अभी तो पढ़ाई के समय ये क्या कर रही हो? पानी ला रहे हैं। क्यों? घर के और लोग, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं? कौन कौन लोग लगे हुए हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, सभी लोग मिलके पानी ले रहे हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमार। क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है, पानी नहीं मिले है। आज तक आप लोग ऐसा दिक्कत कभी देखी थी? आज तक इस तरह का कभी कोई दिक्कत कुछ याद है? कभी इस तरह का दिक्कत हुआ आप लोगों को? पानी, खाली पानी का आप 80 वर्ष की हैं। 80 वर्षों में दरभंगा में पानी का कभी दिक्कत हुआ था? नहीं, इतना दिक्कत कभी नहीं देखी। क्या कारण मानती हैं? क्या कारण मानती हैं इसका पानी का? कहाँ पर मकान बन गए, पोखरी पर मकान बन गए, अलवा पोखरी सब घेर के घर बना। बॉल के की स्थिति है? सब घरे घर कोन परेशानी हुई है? परेशानी क्या नाम है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम स्तर पर गठित शहरी फुटपाथ विक्रेता समिति की बैठक नगर आयुक्त सह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नाथ की अध्यक्षता में नगर निगम में संपन्न हुई। वहीं बैठक की शुरुआत परिचय एवं अध्ययन द्वारा स्वागत से हुई और सिटी मिशन मैनेजर द्वारा समिति के कार्य क्रियान्वयन एवं समीक्षा प्रतिवेदन किया गया। ये बैठक तो इलेक्शन के बाद हुई है। इस बैठक तो हर महीने करना है, अभी हम लोग करेंगे। इसमें है कि वेंडिंग जोन का पहले से सर्वे हुआ है, जैसा कि अभी हुआ कुछ लोग छूट गए हैं, तो उसको भी हम लोग सरकार का जिस तरह का मार्गदर्शन है या पत्र है उसके आधार में सर्वे कराएंगे। दूसरा है कि इन लोग का आई कार्ड बन के आया हुआ है, कुछ लोग का बटा है और कुछ लोग का बाकी है। तो सोमवार को जिनका कार्ड नहीं बना है उनको सोमवार को हम लोग बंटवाएंगे। और वेंडिंग जोन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा करके इन लोग को ज़मीन दे दें, ताकि शहर में जो अतिक्रमण सब की समस्या है उसमें भी कुछ सुविधा मिल सके। दूसरा इन लोग से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग न करें, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें। और ये हम रिक्वेस्ट किए हैं कि शहर का जो रोड का प्लैंक है, रोड का है, उसे 2-3 फीट हट करके ही अपना दुकान लगाएं, ताकि पीछे में ज़मीन रहता है और आगे में दुकान लगाए थे। फिर हम इन लोग से रिक्वेस्ट किए हैं कि जहाँ दुकान लगाते हैं वहाँ नीचे रखने के लिए ईंटा उटा भी लोग रखते हैं। हम रिक्वेस्ट किए कि ईंटा नहीं रखें, क्या कि मान लीजिए कभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है तो उसी ईंटा का उपयोग असामाजिक तत्व द्वारा या घुसाए हुए लोगों द्वारा कर दिया जाता है, तो तरह नहीं रहना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि वेंडिंग जोन को सही मुकाम तक दरभंगा में। बैठक में वेंडिंग जोन निर्माण में विलंब की समस्या, फुटकर विक्रेताओं को पहचान पत्र निर्गत करने, पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाने, जाम की समस्या, कचरा प्रबंधन सहित
6 प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में वेंडिंग जोन एवं नॉन वेंडिंग जोन के संरक्षण की 3 अमीन की टीम गठित की गई और 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया। की मीटिंग नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई है और मीटिंग में दरभंगा शहर में टाउन वेंडिंग एरिया और नॉन वेंडिंग एरिया को चिन्हित करने पर विचार हुआ। जो वेंडिंग एरिया है उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने पर विचार विमर्श हुआ है और इसके लिए पूर्व में भी एनओसी के लिए अंचल प्रशासन, PWD, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जिला पदाधिकारी को लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इस पर हम लोग पुनर्विचार के लिए फिर जो है सो DM साहब के माध्यम से हम लोग जो है सो फिर एनओसी के लिए प्रस्ताव भेजने का पास किए हैं। साथ ही हम लोग जो शास्त्री चौक नगर निगम की अपनी भूमि है वहाँ हम लोग DPR बना करके हम लोग भेज चुके हैं। वहाँ पर जो है सहमति बन चुकी है, वहाँ वेंडिंग जोन मार्केट जो है शीघ्र बने। और पॉलीथीन का जो उपयोग हमारे फुटपाथ दुकानदार लोग कर रहे हैं या और अन्य दुकानदार लोग कर रहे हैं और पॉलीथीन पर कानूनन प्रतिबंध है, तो इस मीटिंग में उस पर भी जो है सख्ती से पालन करने का कि जो लोग पॉलीथीन का उपयोग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके लिए फाइन का भी प्रावधान जो है हम लोगों ने किया है कि उनके ऊपर फाइन भी किया जाएगा और पॉलीथीन का पूर्णतः प्रतिबंध जो है उस पर लगे। इस पर हम लोग जो है पूरा विचार विमर्श किए हैं। और पहचान पत्र जो बहुत सारे हमारे फुटपाथ दुकानदारों को नहीं मिला है, बना है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी बना है, तो उनके बनाने और जिनका बन चुके आ चुका है उनका जो है शनिवार को वितरण करने का जो है निर्णय। 9 जून को पटना के मौर्या होटल में श्राफ आर्थो एंड स्पाइन सेंटर लहरेसराय द्वारा एक कोर्स एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ रीढ़ से जुड़ी विभिन्न बीमारियों एवं उसके उपचार से संबंधित व्याख्यान देंगे। साथ ही एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं उससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में बताया जाएगा। बिहार में पहली बार मैकेनिकल कैडेवर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी और इसका उद्देश्य है स्पाइन की सर्जरी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना, जन जन तक पहुंचाना है कि रीढ़ की हड्डी का इलाज संभव है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहुंच जाइए सही लोगों के यहाँ तो 100% रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पीठ का ऑपरेशन हो गया तो लकवा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने हिंदुस्तान और विश्व स्तर के लोगों को, स्पाइन सर्जन लोगों को बुलाया है। बड़े नामी गिरामी लोग आ रहे हैं और शायद मैंने वर्ल्ड में सब जगह वो पॉपुलर है और बहुत सौभाग्य की बात है उन लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया है और सारे लोगों को ट्रेंड करेंगे। एक मैकेनिकल कैडेवर है, मैकेनिकल कैडेवर का मतलब शब्द, उस पर ट्रेनिंग देंगे। जैसे पीठ की हड्डी है, इस पर एक ड्यूरा होता है, उसके टीयर, उसके फट जाने के चलते बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसका रिपेयर वो लोग सीख रहे हैं। जैसे पीठ की हड्डी टूटी हुई है तो स्क्रू डाला जाता है दोनों तरफ स्क्रू, उसकी ट्रेनिंग देंगे। क्यों? बहुत सावधानी से डाला जाता है, इसलिए कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, अगर स्क्रू थोड़ा भी आगे चला गया तो लकवा हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है और ट्रेनिंग इतनी अच्छी लोग कराते हैं कि आप एग्जैक्ट पोजीशन पे ही डालें। इसके पीछे अगर प्रेशर है सियाटिक डिस्क का, जिसके चलते सियाटिका होता है, तो जिस डिस्क का प्रेशर उस डिस्क को निकाल देते हैं, सेफली निकाल देते हैं। आपको हम बताएं कि गर्दन की हड्डी टूटती है, जैसे पोल उल पे से गिर गया, उसके चलते लकवा हुआ हाथ पाँव का, कोई इलाज नहीं था, लोग छोड़ देते थे कि चलो मरने दो। लेकिन अब इलाज संभव है, हम लोग ऑपरेट करते हैं और उसको उस टूटी हुई हड्डी को निकाल कर नई हड्डी डालते हैं और मरीज ठीक हो जाता है हड्डी को। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस तरह के मरीज़ समाज पर बोझ बन जाते हैं अगर सही इलाज नहीं होता, परिवार पर बोझ बन जाते हैं और देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है। अगर वर्किंग पर्सन हो जाए बीमार, लाचार आदमी, तो देश की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ना, वो कमाएगा, बोझ समाज और परिवार पर नहीं बनेगा, देश पे बोझ नहीं पड़ेगा। सारा उद्देश्य हम लोगों का है कि विकलांगता नहीं के बराबर है। हड्डी के इलाज में विकलांगता, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में लोग
सर्टिफिकेट लेते हैं कि बैक एक है और सचमुच बैक एक रहता भी, कंप्यूटर में 6 घंटा काम करके देख लीजिए कि कितना पीठ का दर्द हो जाता है। तो सारी चीज़ें न हो, कम से कम तकलीफ हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि हम लोग पटना में कर रहे हैं। ठीक है। गौरतलब कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में बिहार एवं अन्य प्रदेश के हड्डी रोग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर DOSC 2019 के रूप में तीसरी बार एवं पटना में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कुछ नई बातें आ रही हैं इस बार, तो ये दिमाग में रखते हुए कि नहीं हम लोग बढ़ गए तो इससे पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हुआ। जो हमारे PG स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर्स यंग हैं, उन लोगों को भी हम इंकरेज करें। इसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। यहाँ हम लोगों ने 2 साल मेहनत की। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि बाहर के फैकल्टी जो टॉप रैंक के थे, लाइक बॉम्बे का आदमी, इंटरनेशनल सेंटर अलमी कुलकर्णी जो आए, लाइक एक रामचंद्रा साहब, जितना बॉलीवुड का आर्टिस्ट है या इंडस्ट्रिस्ट है बड़ा रामचंद्रा साहब जो बहुत पॉपुलर है, वो आ रहे हैं। उनकी खास बात ये है कि मोटिवेशन स्पीच जो देते हैं किसी को मोटिवेट कर, जैसे एक टॉपिक आप देखिए और 2 उसमें है कि कैसे अनहैप्पी पेशेंट को हम लोग खुश करें। हर मरीज तो खुश नहीं रहता, वो आता है नाराज रहता है, कुछ गड़बड़ी हुई तो नाराज हो गया, लाठी डंडा लेके आता है। तो उनका एक स्पीच है मोटिवेशन स्पीच कि आप अनहैप्पी पेशेंट के साथ किस तरह डील कराएं ताकि मारपीट अभी तुरंत भी एक हुई है। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से, डॉक्टर्स के साइड से हो या स्टाफ के साइड से हो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसके चलते मरीजों का आक्रोश बहुत बढ़ जाता है। सब तो बात की कमाई है। आप अच्छा बोलते हैं, समझा सकते हैं तो प्रॉब्लम कम जाएंगे। आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए, भड़का दिए तो बात बढ़ जाएगी। तो अनहैप्पी पेशेंट को कैसे सेटिस्फाई करें, इस पर एक मोटिवेशन स्पीच है और बहुत अच्छा बोलने वाले लोग एकदम। इंडियन स्पाइनल सेंटर है, उसके डॉक्टर्स रांची से आ रहे हैं लोग, अहमदाबाद के जवेरी साहब हैं, वो डिटेल्स हैं, बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, बहुत नाम है उनका। उन लोगों को सुविधा है पटना ने किया है कि एक दिन वो लौट जाते हैं, दरभंगा आते तो 2 दिन निकल जाता है। तो व्यस्तता रहने के चलते इतने बड़े लोग एक दिन दे सकते हैं लेकिन 3 दिन नहीं दे सकते, है ना। तो हमने सोचा कि वहाँ करें और बात माने ह्यूज रिस्पॉन्स। हम लोगों ने 100 सीट की थी, बैठने की व्यवस्था 100 ही थी, 200 लोगों ने अप्लाई किया और ये फ्री है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ फ्री है ना, ताकि हम लोग एकेडमिक डेवलपमेंट को करा सकें। लोग नए उम्र के जो लड़के निकलते हैं PG, वो इनकरेज हो सके और उसको यह ना सके कि बहुत कठिन सर्जरी है। ज़्यादा लोग सीखेंगे, ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा लोगों को, एक ही व्यक्ति पूरे बिहार का इलाज नहीं कर सकता। प्लस स्पाइन की सर्जरी हमेशा महंगी रही है ना, तो सब सीख जाएंगे तो रेट उसका घटेगा, लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लोग करा पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आई एक कुछ देखा होगा। इस कोर्स का आयोजन शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN सराफ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सराफ कर रहे हैं। के बाद लकवा हो जाएगा। जब हम शुरू किए थे अपनी प्रैक्टिस तो हर दूसरा मरीज में से ही पूछता था, सर लकवा तो नहीं हो जाएगा, सर लकवा तो नहीं हो जाएगा। बिलीव कीजिए मेरे पास आज के डेट में कम से कम 50 से 70 मरीज ऐसे ज़रूर है जो लकवा लेकर के आए थे, हड्डी टूटने के कारण, नस दबने के कारण। और जो मेरा पहला मरीज़ था, आज भी हमको याद है, वो अभी बॉम्बे में काम कर रहा है और यंग आया था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद जब आया था तो उसको लकवा था। ऑपरेशन हुआ, मरीज़ चलना फिरना शुरू किया, काम करना शुरू किया, उसकी शादी हो गई और अभी वो रिसेंटली मेरे पास अपने बच्चे को लेके आया हुआ था और बॉम्बे में काम कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग के पास एग्जाम्पल है जो मरीज़ लकवा लेकर के आए थे और ठीक हो गए। और आज तक हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ नहीं हुआ है जो मरीज़ को कुछ नहीं था और उसको लकवा हो गया, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो रहे हैं। उसी चीज़ की विशेष ट्रेनिंग हम लोग दरभंगा से पापा और हम लोग मिल करके वहाँ पे एक ट्रेनिंग आयोजन किए हैं, जिसके लिए हम लोग को ह्यूज रिस्पांस मिला है। उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, बंगाल से लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार में बिहार शरीफ से लेकर के मधेपुरा तक के लोग सब आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। काफ़ी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 80 लोग आएंगे, पर मेरे पास ऑलमोस्ट 190 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। और हम लोग का बस मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग मिथिला के क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, लोगों को ये एहसास भी हो कि अब इस तरह का काम सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था।
अब इस तरह का काम दरभंगा में भी हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि दरभंगा के लोग जा कर के अब बाहर के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं, है ना। तो ये कम से कम हम लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक गर्व वाली बात है, गर्वान्वित होने की बात है। और हम लोग चाहते हैं कि हर लोग इस तरह के काम सीखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को बेनिफिट मिल सके। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,